नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन 88 NSO के अंदर में। ठीक है, चलिए। अपन इससे पहले जो वेस्कुलर डिसऑर्डर हैं उसके अंदर में थोड़ा सा अपन एट्रियल डिसऑर्डर पढ़ चुके थे। अब एट्रियल डिसऑर्डर के बाद में आता है आपका वेनस डिसऑर्डर। इसमें हुआ ये था कि उस टाइम पे आवाज़ थोड़ा आना बंद हो गई थी, पहले ही पढ़ाया था इसके अंदर में, लेकिन चलो उसको रिपीट करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा वॉइस आ जाएगी। ठीक है, चलिए। इसमें सबसे पहला जो आपका डिसऑर्डर के अंदर में सबसे पहला जो आता है डिसऑर्डर, वो आता है आपका थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अ क्लोट फॉर्म इन वेसल्स वॉल एज अ रिजल्ट ऑफ इंफ्लामेशन और वेसल वॉल। अगर मैं सीधा सीधा बोलूंगा, जैसे कोई ब्लड वेसल है, इस वेसल्स के जो ये दीवार है साइड की, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स, और इसकी दीवार के अंदर में यानी इसकी वॉल के अंदर में क्या हो जाए, क्लोटिंग हो जाए, यानी कि जो ब्लड सप्लाई कर रही है ब्लड वेसल्स को, उन ब्लड सप्लाई में क्या हो जाए, क्लोटिंग हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इट कोज पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन इन वेसल्स। ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं ब्लड वेसल्स के, जाहिर सी बात है यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यहाँ अंदर तक स्वेलिंग पहुंचेगी। सही, चलिए। इट यूजुअली अकर इन एक्सट्रीमिटी, मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन टू लेग, यानी सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा, आपके पाँव के अंदर में, लेग के अंदर में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पोस्टपार्टम वुमेन एट हाई रिस्क टू इंक्रीज ब्लड क्लोट फैक्टर्स। जो पोस्टपार्टम वुमेन होती हैं वो इसके लिए हाई रिस्क होती हैं, यानी उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है इस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने का। ठीक है, चलिए। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं। क्या इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या है इसके। तो सबसे पहला है सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। सुपरफिशियल की बात करें तो इसमें आता है आपका पाल्पेबल हार्ड थ्रोम्बस। ठीक है, आपको पाल्पेबल थोड़ा हार्ड थ्रोम्बस देखने को मिल सकता है। टेंडरनेस, पेन इन अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज देखने को मिल सकता है आपको। वॉर्म एंड पिंक रेड, वॉर्म एंड पिंक रेड कलर, और अफेक्टेड एरिया, जो आपका अफेक्टेड एरिया है वो कैसा, गर्म देखने को मिल सकता है। पिंक कलर का रेड कलर जो है वहां पे आपको देखने को मिल सकता है, जो अफेक्टेड एरिया है। चलिए बात करते हैं और सिम्टम की। जो दूसरा है अपना फीमोरल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के बारे में। चलिए, फीमोरल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है। डिमिनिश पेरिफेरल पल्स, इसमें और क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा जो पेरिफेरल पल्स हैं वो क्या दिखेगी आपको, डिमिनिश यानी कमजोर दिखाई देगी। पेन होगा, ठीक है, स्टिफनेस होगी, स्वेलिंग होगी, और अफेक्टेड लेग देखने को मिलेगा, यानी कि पेन रहेगा, दर्द रहेगा उसमें, स्टिफनेस यानी थोड़ा सा रिजिडिटी टाइप का जो आपको वहाँ पे फील होगा, उसके साथ में स्वेलिंग दिखेगी आपको, जो अफेक्टेड एरिया है लेग है उसके अंदर। चलिए दूसरा जो बात करते हैं अपन इसका मैनेजमेंट, कि इसके लिए अपन क्या ट्रीटमेंट जो है अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू इसको ट्रीट कर सकें। चलिए, ट्रीटमेंट के अंदर में आता है आपका नर्व मसाज द अफेक्टेड पार्ट, यानी जो आपका अफेक्टेड पार्ट है जहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है उस एरिया को क्या कर सकते हैं, हम मसाज कर सकते हैं या उसकी नरम मसाज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप अवॉइड कॉन्स्ट्रक्टिव क्लोटिंग एंड प्रेशर बिहाइंड द नीस। ठीक है, आपको अवॉइड करना है क्या, कॉन्स्ट्रक्टिव क्लोटिंग, और जो आपके बिहाइंड द नी है उस पे प्रेशर जितना हो सके कम अप्लाई हो, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा काम क्या करना है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी देनी है। एंटीकोगुलेंट थेरेपी जो है, सिंपल सा हिपेरिन दे दिया, वारफेरिन दे दिया, दैट्स कॉल्ड एंटीकोगुलेंट थेरेपी। क्या क्लोट बनाने से रोकेगा, यानी क्लोट के फॉर्मेशन को क्या कर देता है, ये रोक देता है, जिससे ही सीधा सा आपका ना रहेगा, बांस ना बजेगी, बांसुरी वाला सिस्टम होता है, यानी कि क्लोट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के चांस भी कम हो जाएंगे। अवॉइड क्रॉसिंग ऑफ लेग्स एंड प्रोलॉन्ग सिटिंग, यानी जितना हो सके आपको पाँव को क्रॉस करके बैठना से बचना है। ठीक है, दूसरा चीज, आपको जितना हो सके प्रोलॉन्ग सिटिंग से बचना है, यानी ज्यादा सिटिंग भी नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, और क्या करना चाहिए, अप्लाई इलास्टिक स्टोकिंग। देखो, स्टोकिंग मतलब जो मोजे आते हैं ना एक तरीके से, जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल प्लेयर्स को, तो उनके जो पाँव में आपने शॉक्स टाइप के पहने हुए देखे होंगे लंबे से, दैट्स कॉल्ड स्टोकिंग। ये स्टोकिंग क्या करते हैं, आपके जो वहाँ पे कंप्रेशन है इसको
बढ़ाना और कम करने की वजह से वहाँ पे जो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। इससे वहाँ पे जो आपका ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। अर्ली एम्बुलेशंस, अगर आपको ऐसा लगता है कि जल्दी दिक्कत हुई है तो उसको एम्बुलेशन के थ्रू आप सही कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद में आता है आपका डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, चलिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बात करें डीवीटी की, तो डीवीटी ब्लड क्लॉट इन वन और मोर ऑफ द डीप वेन, यानी जितनी डीप वेन है ऑफ द लेग, मोस्ट कॉमनली कॉमन साइट अगर देखें, और विंग्स, आर्म्स, पेल्विस, नेक, एक्सिलरी और चेस्ट, ये कुछ मोस्ट कॉमनली साइट रहती हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन साइड है वो आपका जो लोअर थाई है ना, थाई के लोअर, नी के बिलो, बिलोडिंग आपके जो काप मसल हैं उसके अंदर में, यहाँ पे जो आपका लेग है, लोअर लेग, उसके अंदर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, वेरिकोज वेन यानी डिस्टेंडेड, स्वेलन एंड नोटेड वेन्स। एक तरीके से बात करूं वेरिकोज वेन के बारे में भी, अगर सिंपल सा कोई अगर पूछ लेता है तो वेरिकोज वेन क्या होता है, कुछ भी नहीं, वही सेम डीवीटी है लेकिन सिंपल सा है। डिस्टेंटेड स्वेलिंग, यानी जो आपका वेन है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है आपको, और स्वेलिंग मतलब सूजा हुआ दिखेगा आपको। एंड जो वेन है वो इस तरीके का अगर आपको दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड वेरिकोज वेन। ठीक है, बात करते हैं अपन डिसऑर्डर ऑफ वेन एंड आर्टरी बोथ, यानी आर्टरी और वेन का साथ में जो डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है दोनों का साथ, तो उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, इसमें आता है आपका इसमें आता है आपका डिमिनिश्ड इंट्रावेनस कोगुलेशन या फिर कोगुलोपैथी, DIC, डिमिनिश इंट्रा इंट्रामस्कुलर सॉरी इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशंस। तो DIC means wide spread coagulation within small blood vessels such as arterioles, capillaries और other body। ठीक है, यानी कि सिंपल सा कि जो आपका कोगुलेशन है, कोगुलेशन का होना छोटे यानी स्मॉल साइज पे, यानी स्मॉल साइज में कौन आती है आपकी, जैसे एट्रियोल्स हो गए, आर्ट्रियोल्स हो गए, या फिर आपके वेन्यूल्स हो गए, या फिर आपकी कैपिलरीज हो गई। तो इनके लेवल पे क्या होना, एक तरीके से किसका स्प्रेड होना, क्लोड का स्प्रेड होना, दैट्स कॉल्ड DIC, diminished intravenous coagulation. Clotting factor are consumed to such a extent that generalized bleeding may be occur। ठीक है, अगर जो आपका क्लोटिंग फैक्टर है वो कंज्यूम्ड टू सच, यानी बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्सटेंड हो रहा है, जनरलाइज ब्लीडिंग और में भी अकर हो सकती है, उसमें देखने को मिल सकती है आपको। Common site of occlusion are blood vessels of the kidney and extremities resulting organ necrosis। यानी जो सिंपली आपकी जैसे किडनी है या फिर आपकी जो एक्सट्रीमिटीज है, वहां पे अगर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर में अगर ये क्लोटिंग देखने को मिलती है, तो जो ब्लड वेसल्स है जैसे लाइक आर्टरी वेन दोनों हुआ, तो इनके अंदर में क्लोटिंग की वजह से वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी और जो ऑर्गन है उसका जो नेक्रोसिस है वो आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, उसके बाद में आता है अपना इसका इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं, किन किन कारणों की वजह से ये देखने को मिलता है। चलिए, पहला कारण है इसका सेप्सिस, इन्फेक्शन हो सकता है। एक्सेसिव बर्न ऑफ द ट्रॉमा, जैसे कोई पेशेंट बहुत ज्यादा एक्सेसिव बर्न हुआ है ट्रॉमा की वजह से, तो भी आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। एब्रेप्शन प्लेसेंटा, ठीक, एब्रेप्सिव प्लेसेंटा जो है उस कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है, यानी सेप्टिक एब्रॉर्शन भी हो सकता है, मिस्ड एब्रॉर्शन भी हो सकता है, उन कंडीशन में भी देखने को मिलता है। सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, SLE, SLE एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर में सिंपल सा आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, आपके फेस पे बटरफ्लाई शेप के जो रेशेस हैं वो दिखाई देते हैं, दैट्स कॉल्ड SLE, यानी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ठीक है, एक तरीके से बोलूँ तो ये क्या है आपका एक सिस्टमिक डिजीज है। उसके बाद में आपका प्री एक्लेम्पशिया एंड एक्लेम्पशिया की बात करें तो वो भी देखने को मिल सकता है आपको। प्री एक्लेम्पशिया और एक्लेम्पशिया के अंदर में भी आपको एक तरीके से सिंपल सा बोलूँ कि जो पर्सन है उसमें आपको ये जो
डीबी जो अपना वेन्स और आर्टरी के रिगार्डिंग डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। इनकम्प्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से या फिर लिवर डिजीज की वजह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि भाई इसका अपन क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे इसको सही कर सकते हैं। बात आती है सही करने की, तो कैरी ब्लड टेस्ट लाइक ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग करवा सकते हैं आप। क्लोटिंग स्टडीज करवा सकते हैं कि भाई कितनी देर में जो ब्लड है आपका क्लोट हुआ है। लेवल ऑफ प्लेटलेट्स जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, करवा सकते हैं यहाँ पे। फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिन डीजनरेशन प्रोडक्ट, ये जो फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन जो डीजनरेशन प्रोडक्ट्स हैं ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। रिप्लेस क्लोटिंग यानी आपको ये सही करना है, एक तरीके से आपको प्रोवाइड करना है पेशेंट को। समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? आपको टेस्ट करवाना है, ब्लड ग्रुपिंग, क्लोटिंग स्टडीज करवानी है आपको, प्लेसेंट्रा के लिए आपको लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन जो है वो आपको क्या करना है, ये प्रोवाइड करने हैं। डिजनरेशन होता है इनका इसलिए। चलिए, रिप्लेस क्लोटिंग फैक्टर बाय एडमिनिस्ट्रिंग एफ एफ पी एंड प्लेटलेट कंसंट्रेशन, यानी आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो ब्लड है वो आप चला सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड है, टोटल ब्लड, वो भी आप क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। प्लेटलेट जो है स्पेशली रिक्वायरमेंट हो तो ये भी आप चढ़ा सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर में एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म की बात करूं मैं तो एन्यूरिज्म मतलब लोकलाइज एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यूजुअली एन आर्टरी ड्यू टू congestion defect और weakness in the wall of the vessels। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर आप लोकलाइज एबनॉर्मल डायलेशन जो हो रहा है तो उसकी वजह से यूजुअली आपकी जो आर्टरी है, कंजेनिटल जो डिफेक्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। कॉमन कोज ऑफ वीकनेस इज एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आपका जो वीकनेस का जो कॉमन कोज होता है वो क्या रहता है, आपका एरिथ्रोस्क्लेरोसिस रहता है। फॉर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस in which atheroma or containing cholesterol and lipid material are formed within the intima or large and medium size of arteries। देखिए कुछ सिंपल सी चीजें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेगी कि जो इसका कॉमन कोज है वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, और एक वजह से बोलते हैं फॉर्म ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस जो आपको देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन की बात करें, तो सबसे पहले बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज के शेप पे अपन बात करें कि भाई जो आर्टरी का शेप होता है उस हिसाब से अपन इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आपका आपका आता है आर्टरी के शेप के अंदर में सेक्युलर। सेक्युलर आर्टरी की बात करूं तो यूनिलेटरल आउट पाउचिंग यानी लोकलाइज आउट पाउचिंग ऑफ द आर्टेरियल वॉल, यानी सिंपल सा एक जगह पे क्या हुआ है, ये आउट पाउचिंग हुआ है किसका, ब्लड वेसल्स का। दैट्स कॉल्ड स्केल्यूलर या फिर यूनिलेटरल ऑफ आउट पाउचिंग उसको बोल सकते हैं। फ्यूसिफॉर्म, फ्यूसिफॉर्म की अगर हम बात करें तो बायलेटरल आउट पाउचिंग। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ में अगर हो जाए तो दैट्स कॉल्ड फ्यूसिफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूसिफॉर्म, और इसको क्या बोला अपन ने, सेक्युलर। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका डिसेक्टिंग। डिसेक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो बायलेटरल आउट पाउचिंग इन विच लेयर ऑफ द वेसल्स वॉल स्प्रेड विद द क्रिएटर ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, जो आपका बायलेटरल पाउचिंग है उसके साथ में जो वेसल्स हैं, वेसल्स वॉल जो है वहां पे आपका जो स्प्रेड हो रहा है ये, तो उसका स्प्रेड होने को अपन क्या बोलते हैं, डिसेक्टिंग। ठीक है, डिसेक्टिंग के अंदर में आ जाता है। उसके बाद में आता है आपका फॉल्स एन्यूरिज्म। फॉल्स एन्यूरिज्म का मतलब है शूडो, ठीक है, शूडो डिक्यूरसिंग the wall rupture and blood clotting are retained in outpouching of the
आउटसाइड ऑफ द आर्टरी वॉल, यानी सिंपल सा आपका जब वॉल ब्रेक हो जाए और जो ब्लड है वो बहता बहता कहाँ पहुंच जाए, आपके ब्लड की जो वेसल्स हैं उसके अंदर में पहुंच जाए और वहां पे क्या करे, पाउचिंग बनाने लगे, दैट्स कॉल्ड फॉल्स एन्यूरिज्म। चलिए नेक्स्ट जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं। चलिए कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर में आता है रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स इफ डायलेशन इज मोर देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर का हो, ज़्यादा हो, तो रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल डायलेशन आर मोर देन, ठीक है, 5। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो थोरासिक एनिज्म देखने को मिल सकता है, यानी पेन देखने को मिलेगा विच इज इरिटेबल नेक, नेक एंड शोल्डर और सिनॉप्स डिस्पीनिया देखने को मिल सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिल सकता है, डिस्पेजिया देखने को मिल सकता है। डिस्पेजिया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हॉर्सनेस, ठीक है, व्हीजिंग साउंड, और डिस्पीनिया, डिस्पीनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। उसके बाद में साइनोस्कोप, ठीक है, उसके बाद में शोल्डर और नेक के अंदर में आपको रेडियंट पेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म की अगर बात करें तो पल्सेटिंग मास इन एब्डोमेन एट अबाउट अम्लाइकस, सिस्टोलिक ब्रीड over the aorta, abdomen or lower back pain which radiating of the flank and going। ठीक है, एब्डोमिनल एनेरिज्म के अंदर में आपको अम्लाइका या साइन के आसपास में क्या मिलने को देखने को मिलेगा, आपको पेन देखने को मिलेगा एब्डोमिनल एरोटा की वजह से। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट की बात करूं तो चेक पेरिफेरल सर्कुलेशन, आपको पहले दूर का सर्कुलेशन चेक करना है, जैसे पल्स रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड कलर भी आपको क्या करना, चेक करना है। मॉनिटर एबनॉर्मल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस, आपको जो एबनॉर्मल डिस्टेंशन दिख रहा है उसको आपको मॉनिटर करना है, जैसे यहाँ पे हाथ पे क्या आ गया आपके, यहाँ पे वेन के अंदर में जो हुआ है तो स्वेलिंग आ गई है बाहर तक, तो ये चीजें आपको नोटिस करनी है। उसके साथ में आपको क्या करना है कि एन्यूरिज्म एन एन्यूरी एन्यूरिज्मेक्टोमी, यानी कि सर्जिकल जो रिमूवल है आप कर सकते हो, किसका, एन्यूरिज्म का, और एन्यूरिज्म ऑफ द सेक ऑफ एंड एन्यूरिज्म, ठीक है, जो सेक है उसको हटा सकते हो, और एन्यूरिज्म प्लास्टी भी कर सकते हो, यानी कि जो आपका ब्लड वेसल्स हैं उसके एन्यूरिज्म का आप क्या कर सकते हो, रिज्म जो तरीके से क्या कर सकते हो आप, प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आप इसके अंदर में परफॉर्म कर सकते हो। ये खत्म होता है अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बाद में अपन इसमें पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो के अंदर में अपन जो बात करेंगे वो करेंगे अपन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, वो जो अपने कमेंट के अंदर में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का। तो आपको जो नोट सीरीज वगैरह जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वहाँ पे टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। उसके बाद में आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट, आपको नए नोट्स और नए जितने भी कंटेंट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और आप रेगुलर बेसिस से हमारे जुड़ने के लिए इन जो प्लेटफॉर्म है इन पे आप लॉगिन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम से लॉगिन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है, इंस्टाग्राम पे जो चैनल का नाम है वो है नर्सिंग सॉल्यूशन 88, जो अपने चैनल का सेम नाम वहीं टाइप करना है आपको, और आपको चैनल मिल जाएगा एनएसओ के नाम से। ठीक है, नर्सिंग सॉल्यूशन 88। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें।